नमस्कार। मैं अजय कुमार अलंकार, सेवानिवृत्त अपर निबंधक सहयोग समितियां बिहार पटना, यूट्यूब के सहकार चैनल के नवीनतम अंक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जो मेरा सहकार यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करेंगे और टाइप करेंगे सहकार यूट्यूब, तो मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड है वो आपको सुनने का मौका मिलेगा, अवलोकन करने का मौका मिलेगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अभी इस अंक के माध्यम से अपना 50वां वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सरकार यूट्यूब का 50वां वीडियो आज इस अंक के माध्यम से अपलोड कर रहा हूँ। मैंने 3 महीने पहले सरकार यूट्यूब चैनल की शुरुआत की थी और पहला वीडियो मैंने जो अपलोड किया था वह बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट रूल्स और जो बाईलॉज से संबंधित प्रावधान है, मैंने उसकी चर्चा की थी। दूसरे वीडियो पर मैंने सहकारी समितियों की मेंबरशिप अभियान के बारे में उल्लेख किया था कि उसके लिए क्या प्रावधान है। तीसरे वीडियो में मैंने प्रिपरेशन ऑफ वोटर लिस्ट खासकर पैक्स के संदर्भ की चर्चा की थी। चौथे वीडियो में मैंने 2 जजमेंट्स जो हुए थे, एक हाई कोर्ट के और रजिस्ट्रार कोर्ट का, उसका उल्लेख किया था। 5वें वीडियो में मैंने नगर पैक्स के रिओर्गेनाइजेशन की चर्चा की थी। फिर इसी तरह से मैं आगे वीडियो बनाता गया और 6ठे वीडियो में मैंने डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द मैनेजिंग कमेटी के प्रावधान का उल्लेख किया था। फिर 7वें वीडियो में मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव्स की चर्चा की। फिर 8वें 9वें 10वें वीडियो में मैंने पैक्स सिलेक्शन के संबंधित विस्तृत प्रावधानों की चर्चा की। और फिर आगे जाकर मैंने 1 से लेकर 26 तक के वीडियो बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों से संबंधित था, उसको हमने अपलोड किया था। वह समाप्ति के बाद 26वां वीडियो अपलोड होने के बाद मैंने करीब 6 वीडियो पैक्स अध्यक्षों, कार्यकारिणी के सदस्यों और पदाधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु डाला था। और फिर मैंने रूल्स का एक नया सीरीज़ की शुरुआत की और मैंने रूल्स से संबंधित वीडियो डाला। इस संबंध में मैं अब तक 5 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यह 6ठा वीडियो है जो बिहार कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल्स 1959 की चर्चा करता है और मेरा यह 50वां वीडियो है। तो आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं बिना आपसे उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक प्रसारित करें, ताकि एक्ट, रूल्स और सहकारी समितियों की गतिविधियों के बारे में लोगों को जानकारी हो सके। आज के इस अंक में मैं अब प्रबंध समिति से संबंधित जो प्रावधान है उसकी चर्चा करूंगा। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 की धारा 14 में कहा गया है कि एवरी रजिस्टर्ड सोसाइटी हैव ए मैनेजिंग कमेटी। प्रत्येक निबंधित सहकारी समिति को एक प्रबंध समिति होगी और प्रबंध समिति की सदस्य संख्या भी निर्धारित की गई है। प्राथमिक स्तर की समितियों के लिए अधिकतम सदस्य संख्या 13, केंद्रीय स्तर की सहकारी समितियों के लिए 15 और शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों के लिए सदस्य संख्या 17 है। तो अब मैं प्रबंध समिति के संबंध में जो नियमावली में प्रावधान है उसकी मैं आपसे चर्चा करूंगा। अब नियमावली का 22 है, वह कहता है क्या? नियम 22, अधिनियम, नियमावली और निबंधित सोसाइटी की विधियों द्वारा यथाविहित राज्य सरकार अथवा निबंधक के द्वारा प्रबंध समिति के ऐसे सदस्यों की संख्या के मनोनयन के अधीन सोसाइटी के प्रबंध समिति का गठन किया जाएगा। टोटल स्ट्रेंथ की मैंने चर्चा कर दी कि वही टोटल स्ट्रेंथ है, उसी के अंतर्गत कुछ भी होना है। अब यह कहता है परंतु यह कि प्रबंध समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों का निर्वाचन नियम 21 ख से 21 भ के अधीन बनाई गई प्रक्रिया के अनुसार होगा। मैंने स्पष्ट किया था पिछले अंक में कि अब प्रक्रिया दिया गया है और इसके आलोक में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके अंतर्गत निर्वाचन का कार्यक्रम संपन्न होता है। दिशा निर्देश के अंतर्गत बहुत सारी बातों को अपनाया गया है और बहुत सारी बातों की चर्चा की गई है। अब मैं 22 के उपधारा 1 को पढ़ाता हूँ। यह कहता है कि नियमावली अथवा किसी सहकारी समिति के विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के प्रतिकूल होने पर भी यदि किसी सहकारी समिति की विधि में विभिन्न प्रकार वर्ग समूह के सदस्यों का प्रावधान हो और यदि उस सहकारी समिति के पदाधिकारियों अथवा प्रबंध समिति के सदस्यों का निर्वाचन समिति की विधि में प्रावधानित प्रकार वर्ग समूह के द्वारा किया जाना हो, तब केवल उन्हीं प्रकार
वर्ग समूह के सदस्य ऐसी निर्वाहित प्रबंधन समिति के प्रकार वर्ग समूह के सदस्यों के निर्वाचन हेतु मत देंगे। इसको समझने की जरूरत है। जैसे डीसीसीबी का निर्वाचन ले तो उसमें कई तरह के मतदाताओं का समूह होता है, लेकिन अध्यक्ष के लिए निर्वाचन में डीसीसी में केवल पैक्स के अध्यक्ष ही वोट कर सकते हैं, लेकिन उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए पैक्स और व्यापार मंडल के सदस्य भी वोट कर के प्रतिनिधि अध्यक्ष भी वोट कर सकते हैं। मैंने उदाहरण देकर समझाया है। अब मैं फिर आता हूँ, परंतु यह कि प्रबंधन समिति का गठन तब तक पूर्ण नहीं समझा जाएगा जब तक कि पदेन सदस्य यदि कोई हो सहित निर्वाचित सदस्यों की संख्या प्रबंधन समिति के सदस्यों की कुल संख्या का 50% या अधिक नहीं हो जाए। माने कि जो निर्धारित सदस्य संख्या है पदेन सदस्यों सहित उसका कुल 50% या उससे अधिक नहीं हो जाएगा, तब तक प्रबंधन समिति का गठन नहीं माना जाएगा। और मैंने जब अधिनियम की चर्चा की थी और अधिनियम की धारा 41 की धारा 5 का संदर्भ दिया था, तो मैंने इसका उल्लेख किया था कि यदि सदस्य संख्या 50% से कम हो तो सक्षम प्राधिकार है प्रबंधन समिति को विघटित कर सकता है। अब मैं पैक्स के संदर्भ में थोड़ी चर्चा कर दूं कि पैक्स का जो सदस्य संख्या है कुल 13 है, जिसमें एक पैक्स प्रबंधक होते हैं, तो वहाँ जो 50% होगा वह 7 सदस्यों की संख्या है। यद्यपि मैंने पिछले अंक में विगत अंकों में चर्चा क्रम में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बेगूसराय केंद्रीय सहकारी अधिकोष लिमिटेड के संदर्भ में पारित निर्णय का भी उल्लेख किया था, जिसमें कहा गया था कि कोरम की जो स्थिति है वो निर्वाचित सदस्यों में निर्धारित होगी। तो खैर वह मैंने संदर्भ के लिए चर्चा कर दिया। मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर 22 की उपधारा 3 में क्या कहता है? 22 की उपधारा 3 कहता है कि राज्य सरकार अथवा रजिस्ट्रार यथास्थिति प्रबंधन समिति की सभी सदस्यों एवं उसके पदधारियों का मनोनयन उसी शर्तों के अधीन कर सकेंगे जैसा कि विधियों में निर्दिष्ट हो। लेकिन संदर्भ मैं एक्ट का देना चाहूँगा जिसमें स्पष्ट है कि किस स्थिति में कितना मनोनयन होना है। जो अल्पकालीन सरकारी साख संरचना के अंग है डीसीसीबी और एससीबी, वहाँ एक सरकारी सदस्य नामित होंगे, और जो पैक्स है वहाँ कोई सरकारी सदस्य नामित नहीं होगा। इसी तरह उनको अपना 2 सदस्य हैं उनको संयोजन का अधिकार है प्रत्येक के बोर्ड को, तो अलग चर्चा मैंने कर दिया था। अब मैं 23 में आता हूँ कि जो प्रबंधन समिति के सदस्य निर्वाचित होने के लिए जो योग्यता निर्धारित है, जिसकी मैं चर्चा एक अलग वीडियो में कर चुका हूँ, पुनः मैं उसका संदर्भ लेके चर्चा करता हूँ। नियम 23 के उपनियम 21 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति प्रबंधन समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि क वह सोसाइटी का सदस्य न हो, अथवा ख वह नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिए गए किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उपविधियों में यथाविहित अवधि के लिए या किसी हालत में 3 माह से अधिक की अवधि के लिए सोसाइटी का व्यतिकर्मी हो, या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसाइटी का व्यतिकर्मी भी हो, या किसी अन्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी का व्यतिकर्मी हो, अथवा ग उसे सोसाइटी में किए गए किसी निवेश अथवा उससे लिए गए किसी ऋण को छोड़कर सोसाइटी के साथ किए गए किसी अस्तित्व युक्त संविदा में या सोसाइटी द्वारा बेची या खरीदी गई किसी संपत्ति में अथवा सोसाइटी के किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो। घ उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से संबंधित अधिभार की कोई कार्रवाई लंबित हो, अथवा अंग उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसकी प्रबंधन समिति में निर्वाचित होने के लिए वो उम्मीदवार हो कि किसी संव्यवहार से संबंधित जांच पड़ताल लंबित हो, अथवा घ च उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रेट सोसाइटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दंडिक कार्रवाई लंबित हो जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो। तो ये क से लेकर च तक के जो प्रावधान है वह योग्यता निर्धारित करते हैं। यदि किसी भी सहकारी समिति के सदस्य में यह योग्यताएं हैं तो वह प्रबंधन समिति का सदस्य निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा। अब इसी 23 के उप सेक्शन जो है 23 की उपनियम 1 की मैंने चर्चा की। अब मैं उपनियम 2 की चर्चा करती है जो डेलीगेट की योग्यता निर्धारित करता है। इसमें कहा गया है कि किसी संबद्ध सोसाइटी का कोई भी डेलीगेट ऑब्लिक प्रतिनिधि प्रबंधन समिति में निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा यदि क संबद्ध सोसाइटी नामांकन भरने की तिथि को उसके द्वारा लिए गए किसी प्रकार के ऋण के संबंध में उपविधियों में यथाविहित अवधि के लिए
या किसी भी हालत में 3 माह से अधिक की अवधि के लिए सोसाइटी का व्यतिक्रमी हो, या किसी अन्य बकाये के संबंध में सोसाइटी का व्यतिक्रमी हो, या किसी अन्य रजिस्ट्रेट सोसाइटी का व्यतिक्रमी हो। सोसाइटी का जो अध्यक्ष होगा वह पात्र हो जाएगा डेलीगेट होने नॉमिनेशन करने के लिए, यदि उसमें डिफ़ॉल्टर जो क के प्रावधान है व्यतिक्रमी करने वाला यदि उसमें आ गया हो तब। अब ख मैं बताता हूँ क्या है। उस सोसाइटी में किए गए किसी निवेश अथवा उससे लिए गए किसी ऋण को छोड़कर सोसाइटी के साथ किए गए किसी अस्तित्व संविधा में या सोसाइटी द्वारा बेची गई या खरीदी गई संपत्ति में अथवा सोसाइटी के किसी संव्यवहार में प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हित हो। दूसरा अयोग्यता हो गया डेलीगेट का। तीसरा हुआ उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी से संबंधित अधिवार की कोई कार्रवाई लंबित हो, अथवा उसके विरुद्ध रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी जिसकी प्रबंध समिति में निर्वाचित होने के लिए वो उम्मीदवार हो किसी संव्यवहार से संबंधित कोई जांच पड़ताल लंबित हो, अथवा उसके विरुद्ध किसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी संव्यवहार से संबंधित कोई दंडित कार्रवाई लंबित हो जिसमें संज्ञान ले लिया गया हो। कहने का मतलब है कि जो नियम 23 है उसका उपनियम 2 है वो डेलीगेट की योग्यता निर्धारित करता है, और डेलीगेट की योग्यता क्रम में जो क है वो तो सोसाइटी की योग्यता है, लेकिन बाद ख ग घ अंग ये सब इंडिविजुअल की भी योग्यता है। इंडिविजुअल जो उसका डेलीगेट है जो अध्यक्ष है उसकी योग्यता भी चर्चा की गई है, इसको भी हमको देखना चाहिए। अब धारा 24 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। यह कहता है कि प्रबंध समिति का कोई सदस्य अपने पद पर नहीं रह सकेगा यदि 1 वह सोसाइटी का सदस्य न रह जाए, 2 उसमें नियम 8 अथवा नियम 23 में उल्लिखित कोई भी योग्यता आ जाए। प्रबंध समिति का कोई सदस्य निर्वाचित भी हो जाए तो सोसाइटी का सदस्य तो वह प्रबंध समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा यदि वह सोसाइटी का सदस्य नहीं रह जाए, सोसाइटी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दे या सोसाइटी उसको अपनी सदस्यता से निष्कासित कर दे, अथवा नियम 8 में जो सोसाइटी का सदस्य होने की अयोग्यताएं हैं उसमें आ जाए, या फिर नियम 23 में जो अभ्यर्थी होने या डेलीगेट होने की योग्यता है, डेलीगेट के अभ्यर्थी होने की योग्यता है वह आ जाए, तो सोसाइटी के निर्वाचित होने का भी सोसाइटी के प्रबंध समिति का सदस्य नहीं रह जाएगा। रूल 24 में है। अब रूल 25 की मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ, ये भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रूल 25 सदस्यों की नियोग्यताएं की चर्चा करता है, डिस्क्वालिफिकेशन की चर्चा करता है। यदि किसी सदस्य में नियम 23 में विहित योग्यताओं में से कोई भी ऐसी योग्यता रहे जिसकी वजह से वह प्रबंध समिति का सदस्य निर्वाचित होने की योग्य न रहे, तो वह किसी भी प्रयोजन के लिए सोसाइटी का प्रतिनिधि निर्वाचित होने के योग्य नहीं रहेगा। और यदि किसी सदस्य में प्रतिनिधि के पद पर निर्वाचित होने के पश्चात नियम 24 में विहित योग्यताओं में से कोई भी योग्यता आ जाए तो सोसाइटी का प्रतिनिधि नहीं रह जाएगा। मैंने डेलीगेट की योग्यता की चर्चा करता है। अब मैं सेक्शन 26 की ओर आता हूँ। सेक्शन 26 कहता है प्रबंध समिति अपने सदस्यों में से उप समितियाँ गठित कर सकेगी और उप समिति में उन व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी जो प्रबंध समिति का सदस्य नहीं होंगे, चाहे वो व्यक्ति निबंधित सोसाइटी के सदस्य रहे अथवा नहीं, तथा उन उप समितियों को अपनी कोई भी शक्तियाँ का कार्य प्रत्यार्जित करेगी। मतलब उप समिति भी गठन कर सकती है सारी सोसाइटी, ये टैक्स के लिए भी लागू होता है। और उस उप समिति के सदस्य वो भी हो सकते हैं जो सोसाइटी के सदस्य नहीं है। यह बहुत स्पष्ट काम है। परंतु यह किसका परंतु क्या है, इस तरह से नियुक्त व्यक्तियों को मत देने का हक नहीं होगा। रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के किसी सदस्य को इसमें नियम 23 में विनिर्दिष्ट कोई भी योग्यता रहेगी नियुक्त नहीं किया जाएगा। और यदि किसी ऐसे सदस्य में कोई भी योग्यता आ जाए तो उप समिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बहुत क्लियर है। अब 27 है कि समिति की बैठक की क्या प्रक्रिया होगी, प्रबंध समिति की बैठक की क्या प्रक्रिया होगी उसकी चर्चा करता है, उसको भी देखने की ज़रूरत है। 27 नियम 27 देखिए, इस नियमावली तथा सोसाइटी की विधियों में लिखित प्रक्रिया के अनुसार प्रबंध समिति एवं उसकी उप समिति की बैठक का कार्यभार संचालित किया जाएगा। अब या 28 की हम चर्चा करते हैं। नियम 28 क्या कहता है? नियम 28 का उपनियम 1 कहता है कि सचिव अथवा उसकी विफलता पर अध्यक्ष 3 माह में एक बार अथवा जब कभी सोसाइटी के
कारोबार के निष्पादन के आवश्यक हो प्रबंध समिति की बैठक आयोजित करेगा। यहाँ देखिए, यहाँ सचिव शब्द का यूज हुआ है, और जब हम अधिनियम की धारा 45 क को देखते हैं तो वहाँ सचिव निर्वाचित व्यक्ति के लिए यूज हुआ है, और यहाँ जो नियमावली क्या सेक्शन जो नियम 28 है वह सचिव मतलब सोसाइटी का प्रबंधक हो या कोई वेतनभोगी कर्मी हो, तो वह यदि बैठक नहीं बुलाता है तो रजिस्ट्रार को अध्यक्ष को अधिकार है कि वह बैठक बुला सकता है। और बैठक को जो नहीं कि 3 महीना पर हो, 3 महीना पर कम से कम एक बार होना है, जब भी जरूरत होगी वह बैठक बुला सकता है। 28 का उपनियम 1 है। अब हम 28 के उपनियम 2 पर आते हैं। यह क्या कहता है? सभा का समय, स्थान और काम सूची विनिर्दिष्ट करती हुई यह सूचना सदस्यों को परिचालित की जाएगी कि कब सभा का समय कहाँ है, तिथि कहाँ है, स्थान कहाँ है, एजेंडा क्या है। यह बैठक की सूचना दी जाएगी प्रबंध समिति की बैठक से संबंधित सदस्यों को। अब नियम 28 का उपनियम 3 कहता है कि सभा की कार्यवाहियाँ तत्व प्रयोजनार्थ रखी जाने वाली कार्यवाही बही में अभिलिखित की जाएगी और समिति के सभी उपस्थित सदस्य उस पर हस्ताक्षर करेंगे, और वित्तीय संव्यवहार युक्त कारोबार के मत से संबंधित किसी प्रस्ताव के अनुकूल मत देने वाले सदस्यों के नाम भी उस बही में अभिलिखित किए जाएंगे। देखिए, सभा बही पर होता है कि प्रायः सदस्यों का ऊपर हस्ताक्षर ले लिया जाता है और प्रोसीडिंग बाद में निकला जाता है, जिसको कभी प्रचारित नहीं किया जाता है। खासकर यह पैक्स के संदर्भ में मैं चर्चा कर रहा हूँ। होना यह चाहिए कि सभा हो जाए, प्रोसीडिंग वही लिखा जाए, और प्रोसीडिंग के नीचे भी कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का अध्यक्ष सहित हस्ताक्षर हो, तो इससे विवाद की स्थिति बचेगी। अब सेक्शन नियम 29 क्या कहता है, इसकी चर्चा मैं आपसे कर देना चाहता हूँ। यह कहता है कि प्रबंध समिति उन सब शक्तियों का प्रयोग करेगी और सभी कर्तव्यों का पालन करेगी जो उसे इस नियमावली अथवा समिति के विधियों अथवा समान बैठक में पारित प्रस्ताव के द्वारा प्रदान या अधिरोपण किए जाएंगे। कहने का मतलब कि जो प्रबंध समिति उस सभी शक्ति का कर्तव्य पालन करेगी और प्रयोग करेगी जिसको नियमावली में प्रदान किया गया है, या समिति की विधि में है, या समान बैठक है, वार्षिक आम सभा में कोई निर्णय लेकर उसको कोई कार्य दिया गया हो। 30 है सेक्शन नियम 30 की मैं जिक्र कर रहा हूँ नियमावली का। सोसाइटी के अवकांत होने की प्रक्रिया। यह कहता है कि प्रबंध समिति के विघटन के आदेश की तिथि से धारा 41 की धारा 3 के अधीन अध्यापेक्षित विहित अवधि 4 महीना होगी। ये विघटन की अवधि की चर्चा करता है। 31 सदस्यों का मानदेय। प्रबंध समिति के सदस्यों का क्या मानदेय होगा? रजिस्ट्रार के अनुमोदन से निबंधित सोसाइटी को अर्पित की गई सेवा के लिए किसी सदस्य को मानदेय अथवा जेब खर्च दे सकेगी, और इस मद में खर्च की गई राशि स्थापना व्यय शीर्ष में विकलित की जाएगी। यह है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर की समितियां हैं वो अपने स्तर से निर्णय ले रही हैं इस संबंध में। अब हो गया 32 सेक्शन 32 है कारोबार के नियम 32 मैं उसको कहूँगा। राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विहित समयवार नियमावली के अध्ययन निबंधित सोसाइटी की प्रबंध समिति अपने कर्मचारियों के मार्गदर्शन के लिए और विशेषकर धन की प्राप्ति एवं वितरण का तरीका तथा पुस्तकों, लेखाओं एवं प्रतिभूतियों की अभिरक्षा के संबंध में नियम बना सकेगी, और सोसाइटी द्वारा निर्मित कारोबार नियमावली रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बाद प्रवृत्त होगी। सेक्शन 33 में आइए, वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्ति का उल्लेख करता है। एक्ट के संदर्भ में मैंने कहा था कि 66B द्वारा सभी सहकारी समितियों को कार्मिक नियमावली बनाने के अधिकार दिया गया था, और फिर 44 चैप्टर 6D में जो शामिल किया गया था 44 का 6, तो उसमें कहा गया था कि जो अल्पकालीन सहकारी संरचना की समितियां हैं उनको कार्मिक के संबंध में वित्तीय मामले और आंतरिक प्रशासनिक मामलों में स्वायत्ता प्राप्त है। अब यह क्या कहता है, इसको भी जरा सुन लीजिए। यह कहता है किसी रजिस्ट्रेट सोसाइटी में वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति, उसकी अर्हता, पदनाम, वेतनमान एवं यात्रा भत्ता, भविष्य निधि में अनिवार्य अंशदान, छुट्टी की स्वीकृति, वेतन वृद्धि, स्थानांतरण, दंड, निलंबन, निष्कासन अथवा बर्खास्तगी उन शर्तों के अधीन होगी जो रजिस्ट्रार समान अथवा विशेष आदेश के समय समय पर अवधारित करेगा। लेकिन अब तो 66B में उसको आज़ादी मिल गई है, और साथ ही चैप्टर 6D में, तो इसका बहुत ज़्यादा रिलेवेंस नहीं रह गया है। यह जरूर है कि रजिस्ट्रार के ऑफिस ने जो पैक्सों के कार्मिकों के लिए आदर्श सेवा नियमावली परिचालित किया था उसमें इनका प्रावधान क्या था, पैक्सों ने इसको अंगीकृत किया है। मैं आगे बढ़ता हूँ। नियम 33 का उपनियम 2 कहता है
उपनियम 1 के अधीन रजिस्ट्रार के किसी आदेश से क्षुब्ध निबंधित सोसाइटी उस आदेश की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर उस आदेश के विरुद्ध राज्य सरकार के पास अपील कर सकेगी और उस पर राज्य सरकार का निर्णय अंतिम होगा। बहुत रिलेवेंस नहीं दिखता है इसका। हुआ यह कि 2013 में जब चेंज हुआ तो उस पर नियमावली नहीं बनी, नया जो एक्ट में संशोधन हुआ उसके अनुकूल नियमावली नहीं बनाया गया। अब 33 का उपनियम 3 कहता है कि उपनियम 1 के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करते हुए इसके बाद की ऐसी की गई नियुक्तियाँ अवैध मानी जाएंगी मानो ऐसी कोई नियुक्ति विद्यमान नहीं थी और वेतन और अन्य भत्ता ऐसे व्यक्ति का यदि भुगतान किया गया हो तो अधिनियम की धारा 40 के अधीन वसूल नहीं होगा। सेक्शन 40 के अंतर्गत वसूल नहीं करता है, लेकिन मेन संदर्भ है कि कार्मिक नीति में जो प्रावधान है उसका यदि उल्लंघन होता है तब यह लागू होगा सरकारी समितियों के संदर्भ में। नियम 34 की चर्चा कर दूं मैं। इसमें सरकारी पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का उल्लेख है। जब किसी सरकारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति प्रबंध निदेशक, कार्यपालक पदाधिकारी अथवा प्रबंधक के रूप में अथवा उसी तरह के किसी अन्य पद पर की जाएगी तो वह प्रबंध समिति के समान निर्देश के अध्ययन सोसाइटी के किसी वेतनभोगी कर्मचारी को दंडित, निलंबित, निष्कासित अथवा बर्खास्त करने की समिति शक्ति समेत सोसाइटी के प्रशासन पर समान नियंत्रण रखेगा। प्रबंध निदेशक होगा जो प्रबंध समिति के अध्ययन समान निर्देश के अध्ययन डे टू डे वर्क पर का मॉनिटरिंग करेगा, इसकी चर्चा करना है। सेक्शन 35 में मैं आता हूँ, यह कहता है कि जुर्माना का अध्यारोपण सोसाइटी की उपविधियों में यदि प्रबंध समिति को जुर्माना करने की शक्ति सौंपी गई हो तो 25 रुपये से अधिक जुर्माना नहीं किया जाएगा और समान बैठक में पुष्टिकरण होने के बाद ही उसे वसूला जाएगा। परंतु यदि प्रबंध समिति की राय में मामले की परिस्थितियों से 25 रुपये से अधिक जुर्माना करना उचित हो तो प्रबंध समिति उस मामले को समान बैठक के पास प्रतिवेदित कर देगी और यदि समान बैठक 25 रुपये से अधिक जुर्माना करने का निर्णय देगी तो उसके निर्णय को निबंधक के पास अग्रेसित कर दिया जाएगा जो उसे जुर्माना की पुष्टि कम या माफ़ कर सकेगा। और यदि हम इधर देखते हैं तो पैक्स की विधि में 50 रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है, एक उल्लेखनीय बात है। तो मैंने प्रबंध समिति से संबंधित नियमावली में जो प्रावधान है उसकी चर्चा की, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो 2008 के एक्ट में जो संशोधन करके जो ऑटोनॉमी दिया गया आंतरिक प्रशासनिक मामलों में या वित्तीय मामले में, या 2013 के एक्ट में संशोधन करके जो कार्मिक नीति बनाने का अधिकार दिया गया सरकारी समितियों को, तो ये सारी प्रावधान उसके अध्ययन है। क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि एक्ट सर्वोपरि है और एक्ट या रूल्स में कोई विरोध हो, अंतर्विरोध हो तो एक्ट में लिखित एक्ट के उपबंध प्रभावित होंगे और नियमावली या बायलॉज में कोई मतभेद हो तो नियमावली के नियम प्रभावी होंगे और एक्ट तो सर्वोपरि है, इसको मानना होगा। तो मैं अब आपसे विदा लेना चाहूँगा। मैं फिर आपको बता दूं कि मेरा यूट्यूब पर 50वां अंक है और ये 50वां अंक सरकारी समितियों के क्रियाकलाप या सरकारी समितियों से संबंधित अधिनियम, नियमावली, विधियाँ या उनकी निर्वाचन की प्रक्रिया, सदस्यता की प्रक्रिया या उनसे संबंधित कुछ न्यायिक निर्णयों से संबंधित है। आप यूट्यूब चैनल पर जाएं, सहकारी यूट्यूब टाइप करें तो मेरा चैनल में जितने भी 50 वीडियो अपलोड हैं उसका अवलोकन कर सकेंगे। धन्यवाद।